पेज नंबर 14 पर हम लास्ट जो हमारा स्टैंजा है वो देख रहे हैं। थोड़ा सा कर लिया था, थोड़ा सा और कर लेते हैं। आई रिमेम्बर वेयर आई वॉज यूज्ड टू स्विंग। तो बेटा यहाँ पे अब उसको याद आ रहा है कि वो कैसा स्विंग करा करता था बचपन में। पहले स्टैंजा में उसे अपना घर याद आ रहा था, दूसरे स्टैंजा में उसको अपना गार्डन याद आ रहा था, और अब उसको याद आ रहा है बेटा मैं झूला कैसे झूलता था। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश। और मुझे ऐसा लगता था कि जो हवा जा रही है मुझे टच करते हुए, वो हवा बेटा इतनी फ्रेश है, जैसे कोई छोटे छोटे बर्ड्स जब फ्लाई करते होंगे तो उनको भी ऐसा ही टच सेंसेशन फील होता होगा हवा का, जैसा फ्रेश हवा का मुझे फील होता है। तो जब हम झूला झूलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बेटा हवा टच करती होती है, और जब हमें हवा टच करती है तो देयर इज अ काइंड ऑफ फ्रेशनेस, हमें फ्रेश फीलिंग आ जाती है। तो वो इतना डिलाइटेड है कि वो कह रहा है जब बचपन में मुझे लगता था कि बर्ड्स जब फ्लाई करते होंगे तो उनको भी ऐसे ही फ्रेश फीलिंग आती होगी बिकॉज ऑफ द टचिंग ऑफ द विंड, हवा के छूने से। अब बेटा इसमें एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश, फ्रेश के आगे लिखो टेक्टाइल इमेजरी, TACTILE, टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल का मतलब टच वाली इमेजरी, वो वर्ड जो हमें टचिंग सेंसेशन से आते हैं बेटा उसको बोलते हैं। दूसरी मैम वहाँ पे बहुत, पर्सोनिफिकेशन हो सकती है। यहाँ पर मैम पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। नहीं पर्सोनिफिकेशन कैसे होगा? पर्सोनिफाई किसको कर रहे हो तुम? नहीं कर मैम रहे यहाँ पे किसी, जैसे एयर मस्ट रश एज फ्रेश। नहीं। एयर मस्ट रश, रश का मतलब तेज चलना, तो हवा तो तेज चलती है बेटा, है ना? ओके। पर्सोनिफिकेशन नहीं है बेटा। एक और बात सुनो, एंड थॉट, तो थॉट वर्ड को याद रखना। थॉट का मतलब क्या हो गया? मैं बचपन में ऐसा सोचता था, अब नहीं सोच रहा हूं। जब मैं छोटा था, जब मैं झूला झूलता था, तब मैं सोचता था कि बर्ड्स को भी ऐसी ही सेंसेशन होती होगी। मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वेलोज ऑन द विंग। बेटा स्वेलोज का मतलब हो गया जो मैंने पहले भी बताया था, स्मॉल बर्ड विद पॉइंटेड विंग्स एंड पॉइंटेड टेल। माई स्पिरिट फ्लू इन फीदर्स देन, देन का मतलब ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, उस समय, आज नहीं उस समय। माई स्पिरिट फ्लू इन फीदर्स, बेटा फीदर्स बहुत हल्के होते हैं, पंख बहुत हल्के होते हैं, हल्की चीजें हवा में ऐसे ऐसे हिलती है। तो माई स्पिरिट फ्लू इन फीदर्स का मतलब बेटा ये हर हिज थॉट्स वर सो लाइट, he did not carry any stress or burden, he did not have so many thoughts in his mind, and he felt that he was so light। तब इसे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं कितना हल्का हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। ये वाली फीलिंग बचपन में क्यों होती थी, अब क्यों नहीं होती है? बिकॉज नाउ द थॉट्स आर हेवी, नाउ देयर आर सो मेनी टेंशंस। Now people when they become adults then they have to think so much, so they are not innocent. That is why they do not enjoy small natural things. बच्चा इनोसेंट होता है, उसको बेटा लेस थॉट्स होते हैं, इसलिए वो नेचर को एंजॉय करता है। My spirit flew in feathers then, और बेटा यहाँ पूरी लाइन में माई स्पिरिट फ्लू इन फीदर्स मेटाफॉर यूज हो रहा है। वो बेटा अपनी स्पिरिट, अपने इनर फीलिंग्स, अपने थॉट्स का कंपैरिजन फीदर्स से कर रहा है। एलिटरेशन भी यूज हो रहा है, एफ रिपीट हो रहा है बेटा। दैट इज सो मैम हैवी नाउ। हाँ बेटा बोलो आदित्य। हाँ बेटा। yes ma'am, can you tell the first ma'am first ma'am what was ma'am it was personification नो बेटा फ्लू ma'am इन this फीदर, फ्लू इन फीदर्स का मीनिंग लिखो, मेटाफॉर बोला था मैंने।
वो अपने इनर थॉट्स का कंपैरिजन कर रहा है बेटा फीदर्स से, पंखों से, ठीक है। Okay, ma'am. दैट इज सो हैवी नाउ। अब कॉन्ट्रास्ट देखो, ये तो इसका बेसिक क्वेश्चन है। अब कॉन्ट्रास्ट देखो जरा। कॉन्ट्रास्ट ये है कि आज के समय में एज एन एडल्ट his mind is so heavy, so burdened that he is unable to enjoy the carefree life, the small natural things and summer pools। और अब अगर मैं पानी में जाता भी हूं नहाने के लिए, एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माय ब्रो। और बेटा ब्रो का मतलब माय फेस। और बेटा यहाँ पर समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माय ब्रो एंड नाउ नो नेचुरल थिंग कैन जस्ट इम्पैक्ट मी, कैन शो इट्स इफेक्ट। हाँ अर्जुन आप बोलो बेटा। मैम ब्रो का मतलब क्या था? PROW फेस। हाँ ओके वर्धमान मैम। क्या बोल रही थी? हाँ वर्धमान बेटा। Yes. Ma'am, in the last two lines, is he talking about the present or the past? No, he is talking about the present. It is about the present. And summer pools। और आज जो समर में जो बेटा जो पानी है, could हार्डली का मतलब नॉट एट ऑल कूल द फीवर ऑन माय ब्रो। और बेटा आज नेचर का मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। द फीवर ऑन माई ब्रो, इसमें कहने का मतलब ये मेरा बुखार नहीं उतरता पानी से, पर इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका हिडन मीनिंग क्या है? दैट नाउ द नेचुरल थिंग्स डू नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन मी। नाउ आई एम अनेबल टू एंजॉय देम। नाउ आई एम अनएबल टू, अब भी तो मेरे को इनएबिलिटी है कि बेटा मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट आ जाए नेचुरल चीजों। फीवर का मतलब वही आप लिखेंगे बेटा, ऑल दोज जिसे आप बोलते हो ना, द टेंशंस, द वरीज, द स्ट्रेस ऑफ द लाइफ। इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी नेचुरल थिंग। अब किसी भी चीज से नहीं कोई फर्क पड़ता है। अब हम आते हैं बेटा हमारे लास्ट स्टैंजा पे, पेज नंबर 15। और बेटा पेज नंबर 15 का लास्ट स्टैंजा। और आप देखना बेटा हमारी पोयम में 4 स्टैंजाज है, और हर स्टैंजा में पहले पोएट डिस्क्राइब करता है अपनी केयरफ्री चाइल्डहुड लाइफ, और उसके बाद लास्ट की लाइंस में कॉन्ट्रास्ट है कि अब एडल्टहुड में उसको कैसा लग रहा है। तो अब हम पेज 15 पे जब लास्ट स्टैंजा पे जाते हैं तब भी बेटा हम इसे ही पढ़ेंगे। देखो, आई रिमेम्बर, रिफ्रेन इन यूज हो रहा है, और बेटा ये लाइन रिपीट होती है उसको रिफ्रेन बोलते हैं। हाईलाइट कर रहा है हाउ मच डिजायर ही हैज फॉर द चाइल्डहुड पीरियड। द फर ट्रीज, और मुझे आज भी याद आता है वो फर ट्रीज। बेटा फर ट्री इज अ टाइप ऑफ ट्री विच हैज थिन लीव्स, और बेटा विच डू नॉट फॉल ऑफ इन विंटर। तो सर्दियों की जगह में होती है बेटा, कूल प्लेसेस में होता है फर ट्री, और पत्तियां उसकी ड्रॉप नहीं होती, शेड नहीं करता वो अपनी पत्तियों को। तो बेटा पतली पतली सी उसकी जो है वो लीव्स होती है। द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, और मुझे आज भी याद है वो फर ट्रीज जो थिक होते थे उसकी बेटा पत्तियां और ऊंची ऊंची। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स, स्लेंडर का मतलब थिन एंड डेलिकेट, टॉप्स का मतलब ब्रांचेस, वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। इन चाइल्डहुड आवर हाइट इज शॉर्ट, एंड व्हेन वी लुक अप then we feel that the tallest of the trees are touching the sky. The small children, they are not so tall, and they feel the tall trees are so high. When we are small children, then we do not have the knowledge, and we feel that these trees are touching the sky. Question सुनो बेटा, ऐसा क्यों लग रहा है
पोएट को कि ये पेड़ ऐसे हैं जो कि आसमान को छू रहे हैं, तो हम दो रीजंस लिखेंगे. द small children, they are not tall, they have small height, so for them the tallest of the trees appear to be too tall. Secondly, जैसे हम ग्रो होते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, एंड वी डू नॉट फील, वी डू नॉट थिंक that the trees are so high that they are touching the sky. और दूसरा बेटा, in childhood we do not have the knowledge, so we think कि अरे ये तो आसमान तक पहुंच रहे हैं. और बचपन में हमें सिखाया जाता है भगवान जी कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं. तो बेटा वो कहता है इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब हो गया बेटा लैक ऑफ नॉलेज. और ऐसा क्यों था? चाइल्डिश का मतलब इनोसेंस, और बेटा इग्नोरेंस का मतलब नो नॉलेज. और ऐसा मैं क्यों सोचता था? बिकॉज आई वाज सो इनोसेंट, आई डिड नॉट हैव द नॉलेज. बट नाउ कॉन्ट्रास्ट, अब बड़ा होने के बाद इट इज लिटिल जॉय. बेटा इट इज लिटिल जॉय का मतलब नो जॉय. लिटिल का मतलब होता है नॉट एट ऑल. और अब वो जॉय नहीं है. और बेटा यहाँ पर वो कह रहा है टू नो, अब मुझे ये सोचने में खुशी नहीं मिलती. आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन. बेटा आई एम फार्दर ऑफ का मतलब वेरी फार फ्रॉम हेवन. हेवन का मतलब आप स्काई भी लिख सकते हो, हेवन का मतलब आप ये भी लिख सकते हो बेटा नियर टू गॉड. तो बचपन इतना इनोसेंट होता है दैट वी बिलीव that God is near us, just near above the tree. और अब there is no joy, I find no joy in it. और बेटा I know very well that the sky is too far. अब रियलिटी आ गई, अब लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया, अब होपलेसनेस हो गई. तो बेटा वो जॉय नहीं होता छोटी छोटी चीजों में. बचपन में भी enjoy every small thing, and we live in our own world. We listen to people and we believe it, and we live in our make believe world, and we are very happy. As we grow up, we get experience. As we grow up, we get knowledge, and then our mind starts dominating. In childhood, our heart dominates, and that is why we are happy. Now we are not happy. Why? Because we are applying our brain every time. So beta, but now it is little joy to know I am farther off from heaven. अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगी तुम्हें, पर उससे पहले अर्जुन कुछ पूछ रहा था, उससे और बात कर लूं. हाँ जी अर्जुन बताइए. मैम जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किस लाइन में यूज हो रहा है? बेटा दैट इज सो हैवी नाउ, दैट इज सो हैवी नाउ. और बेटा कॉन्ट्रास्ट यूज हो रहा है द कुड हार्डली कूल माय फीवर, द फीवर ऑफ माय ब्रो. ओके मैम. हो गया है ना. अच्छा अब बेटा ये वाली लाइन देखो पेज 14 पे, अभी अभी हमने जो खत्म किया है. बट नाउ इट इज लिटिल जॉय. और बेटा अगर आप देखोगे तो आपको अभी पता चलेगा बेटा जॉय के बाद कॉमा नहीं है, कोलन भी नहीं है, कुछ नहीं है. पेज 15 पे फर्स्ट लाइन आई रिमेम्बर के बाद कॉमा है, हाई के बाद कोलन है, टॉप्स के बाद कुछ भी नहीं था, स्काई के बाद कोलन है, फिर इग्नोरेंस के बाद कॉमा है, जॉय के बाद कुछ भी नहीं है, हेवन के बाद कुछ भी नहीं है, देन व्हेन आई वाज अ बॉय एक्सक्लेमेशन मार्क. बेटा ये याद रखना और लिख भी लेना, जो हमारी ये लाइन है ना, बट नाउ इट इज लिटिल जॉय, कोई पंक्चुएशन नहीं है. स्लेंडर टॉप्स, कोई पंक्चुएशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं एंजेममेंट. ENJAMBMENT, ENJAMBMENT. एंजेममेंट का मतलब when one line is continued to the next line without any pause, that is supposed to be called enjambment. तो बेटा एक लाइन दूसरे लाइन में कंटिन्यू होती जा रही है, आगे आगे बढ़ती चली जा रही है, उसको हम
ठीक है, जहां कॉमा आ गया, पंक्चुएशन आ गया, तो हमें कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो हो ही गया बेटा। हाँ बेटा बोलो। Ma'am, what's the example of enjambment? एंजाइनमेंट तो बेटा मैंने बोल तो रही हूँ, ये देखो पेज नंबर 15 पे, और जो बेटा स्टैंजा दिया हुआ है उसमें थर्ड लाइन देखो, आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स, उसके बाद बेटा हमने कोई पंक्चुएशन नहीं लगाया, दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। तो ये एंजेममेंट है, मतलब वन लाइन इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन, विदाउट एनी पॉज। फिर आ जाओ इसी लाइन में बेटा, आप आ जाओ लास्ट थर्ड लाइन देखो, लिटिल जॉय के बाद कॉन्टिन्यूसली इतनी लंबी लाइन आ रही है, टू नो आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन, फिर हेवन के बाद भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, फिर आ गया देन व्हेन आई वाज अ बॉय। ठीक है। Okay, ma'am. हाँ युवराज आप बताएं बेटा। Ma'am, so one example will be in the third paragraph also. Ma'am, हाँ in the बेटा, third line of the third paragraph. हाँ बेटा, सब में एंजेममेंट दिया हुआ है, अब ये समझ लेना जहाँ पे है तो टिक कर देना, Okay, ma'am. अगर ऑप्शंस में पूछेगी तो। वर्धमान कुछ कह रहे हैं बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, in the second last line of the third stanza on page number 14. Ma'am, ma'am, in our class, ma'am, our teacher had told us that he's telling about the past. Ma'am, I was like, it is said And that summer pools could hardly cool the fever on my bro. yes, ma'am. Ma'am, she said that here he meant here the author meant that the author meant that the summer pools could not cool the excitement he had as a child. That I can understand with the word could, ठीक कह रही हैं, with the word could हम ये सोच सकते हैं कि वो उस जमाने में उसको जो हैप्पीनेस होती थी, जो एक्साइटमेंट होता था, तो बेटा वो he did not worry about his fever also when he was in summer pool, you know, that is the meaning, that I can understand. If she says so, then it is okay, fine enough, no problem. So on exam we have to mark it as past. In exam you have to write what your teacher has told about that, fine. Okay. अच्छा बेटा, अब एक और चीज मैं बता रही हूँ यहाँ पर, अब आप लोग एक काम करो, आप आ जाओ फर्स्ट स्टैंजा पर, और फर्स्ट स्टैंजा पे बेटा आप आओ लाइन नंबर 4 पे, came peeping in at morn, came peeping in at morn, पेज नंबर 14, फर्स्ट स्टैंजा, फोर्थ लाइन, came peeping in at morn। और बेटा इसके आगे आप साइड में लिखो एसोनेंस, ASSONANCE। ऐसी पोएटिक डिवाइसेस आने के चांसेस बहुत 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 कम है, पर सिंस आई हैव टू एक्सप्लेन इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एसोनेंस, ASSONANCE, एसोनेंस। हाँ बेटा बोलो। Ma'am, about to ask this question. हाँ बेटा, तो एसोनेंस के आगे बेटा आप सिर्फ इतना देखो, मैम यहाँ एसोनेंस क्यों यूज हुआ है, इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे बेटा वॉवल रिपीट हो रहा है, और वॉवल कहाँ रिपीट हो रहा है बेटा, वर्ड्स के बीच में। देखो जरा, एक ही लाइन में जब वॉवल रिपीट होता है बीच में, तब हम उसे बोलते हैं एसोनेंस। तो बेटा आप देखो इस लाइन में हमारा दिया हुआ है, आई रिपीट हो रहा है ना, केम पीपिंग इन एट मॉर्न, वॉवल रिपीट हो रहा है, केम में ई हो गया, पीपिंग में ई हो गया, पीपिंग में आई हो गया, और इन में आई हो गया, तो वॉवल रिपीट होते हैं तब एसोनेंस बोलते हैं बेटा उसको। और ये इसलिए, और ये इसलिए नहीं है कि भाई ये आएगा, ये जरूर हो सकता है कि यूज हुआ हो एलिटरेशन और तुम कंफ्यूज हो जाओ, 4 ऑप्शंस दिए हुए हो, अब तुम सोचो यार इसमें एसोनेंस है या नहीं है, मैं इसलिए समझा रही हूँ, एसोनेंस बहुत कम आता है। एसोनेंस का मतलब होता है जब एक ही लाइन में वर्ड्स के बीच में वॉवल रिपीट होता है, तब हम उसे बोलते हैं एसोनेंस, ASSONANC। हाँ ओजस बोल बेटा। मैम तो इसमें पीपिंग और इन है एसोनेंट। बेटा इसमें ई रिपीट हो रहा है ना,
पीपिंग में Yes, और ma'am. केम में तो वो हो गया, और आई रिपीट हो रहा है पीपिंग और आई में तो वो हो गया। ठीक है, बीच बीच में। अच्छा, एक और लिखो जरा। हाँ दक्ष, आप बोलिए बेटा। मैम मैं ये पूछ रहा था मैम, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ मैम थर्ड लाइन है मैम, इसमें भी एनजम्पमेंट यूज हुआ है? थर्ड लाइन, हाँ थर्ड और फोर्थ लाइन हुआ है बेटा, बिल्कुल हुआ। ओके मैम। मैम का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, सेकंड पैराग्राफ फोर्थ लाइन, दोज और फ्लावर्स में की। हाँ बेटा बिल्कुल, दोज फ्लावर्स। अच्छा, वो बेटा एसोनेंस, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओ रिपीट हो रहा है। अब बेटा एक और है, और वो देखो, अभी आप क्या पढ़ रहे थे, एसोनेंस में वॉवल रिपीट होता है, और जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तब हम उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस। अब इसके लिए हम आ जाते हैं बेटा, लाइन निकालो जरा हमारी सेकंड स्टैंजा पे आ जाओ। सेकंड स्टैंजा पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ लाइन निकालो। एंड वेयर माय ब्रदर सेड, वेयर में आर रिपीट हो रहा है, ब्रदर में आर रिपीट हो रहा है, तो जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तब हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। CONSONANCE, कॉन्सोनेंस। तो alliteration और consonants में क्या डिफरेंस है? बेटा जो एलिटरेशन हमारा होता है वो वर्ड के शुरू में जो लेटर है उसको बोलते हैं। कॉन्सोनेंस जो है वो बीच में होता है, बीच में भी हो सकता है, और अगर सिर्फ फर्स्ट वो हो रहा हो, जैसे अभी हमने किया था ना बेटा इसमें, फ्लू इन फीदर्स, तो एफ रिपीट हो रहा था ना, थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम, तो एफ शुरू में रिपीट हो रहा था ना फीदर्स में और फ्लू में, तो एलिटरेशन। ओके मैम। मैम एक चीज पूछनी है, इससे सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन द ट्रीज, उसमें एसोनेंस भी यूज हो रहा है और उसमें एलिट्रेशन भी, क्योंकि टीटी भी है और ईटी भी है। भैया द ट्री इज लिविंग हियर अर्जुन, उसमें यस मैम, द और ट्री का दोनों का एक कॉमन और टीटी भी कॉमन है, तो यहाँ पे अगर पूछा कि एसोनेंस है या एलिट्रेशन तो क्या करेंगे मैम? बेटा हम इसमें एसोनेंस लिखेंगे, द के साथ नहीं लेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो मालूम है इसको सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, दोनों दो दो बार रिपीट हो रहे हैं या 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको टिक करें। ठीक है ना, वो फर्क ओके मैम।